जरा कल्पना की जाए एक ऐसे लेखक की, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी कलम इतनी खतरनाक और तेज थी ना कि उसने अपने दौर के पूरे मैजिक और फैंटेसी जॉनरे को ही तहस नहस कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत के मनोरंजन की जब हम बात करते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? हाँ, वही जादू, तिलिस्म और वो राजा रानियों की दुनिया। मतलब एकदम एक मैजिक शो जैसा था वो सब, जहाँ लोग बस जाते थे और तालियां बजाते थे। एकदम सही कहा आपने। और इसे ही हम साहित्य की भाषा में एस्केपिज्म या पलायनवाद कहते हैं। पलायनवाद मतलब असल जिंदगी से भागना। हाँ बिल्कुल। उस समय का जो पाठक था, वो बस एक जादुई और सुरक्षित दुनिया में खो जाना चाहता था। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई दुख ना हो। और जहाँ कहानी के अंत में सब कुछ एकदम किसी चमत्कार की तरह ठीक हो जाए। सही बात है। उस दौर का पूरा ढांचा ही ऐसा था कि लोग ना अपनी कड़वी सच्चाइयों का सामना करने से बचते थे। लेकिन फिर हिंदी साहित्य के मंच पर एक ऐसा इंसान आता है जिसने उस मैजिक शो का तंबू ही उखाड़ फेंका। बिल्कुल उखाड़ फेंका। उसने अपनी कहानियों में कोई कल्पनाओं का जादू नहीं दिखाया, बल्कि समाज के सामने एक बेहद साफ और बहुत ही कठोर आईना रख दिया। एक ऐसा आईना जिसमें समाज की हर वो सच्चाई दिख रही थी जिसे लोग छुपाना चाहते थे। हाँ, जैसे जमींदार का भारी भरकम और कभी न खत्म होने वाला कर्ज हो, या किसी दलित का रोजमर्रा का अपमान, या फिर एक विधवा का खामोश संघर्ष। सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता था उसमें। और सच कहा जाए तो साहित्य के पूरे इतिहास में ना, यही वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। मतलब वो पॉइंट जहां से हिंदी साहित्य ने अपना चोला ही बदल लिया। बिल्कुल, वो आसमान में उड़ती उन जादुई कल्पनाओं से नीचे उतरा और जमीन की कठोर और पथरीली हकीकत पर आकर खड़ा हो गया। एकदम सही कहा। तो हमारे आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बड़े बदलाव की जड़ों तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय साहित्य के महान रचनाकार की, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। और हमारी इस पूरी चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो ये समझना है कि आखिर प्रेमचंद ने साहित्य को महज वक्त गुजारने के तरीके से निकालकर एक हथियार में कैसे बदल दिया। एक ऐसा हथियार जिसने उस समय की गहरी पितृसत्ता, क्रूर जातिवाद और वर्गीय असमानता को सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो सामाजिक तंत्र काम कर रहा था ना, उसे समझने के लिए हमने कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों का सहारा लिया है। हाँ, स्रोत बहुत जरूरी हैं। तो हमने क्या-क्या शामिल किया है इसमें? हम प्रेमचंद के अपने ही लिखे एक निबंध साहित्य का आधार के दर्शन पर गौर करेंगे। अच्छा। और साथ ही उनके मशहूर कथा संग्रह मानसरोवर की एक बेहद मार्मिक कहानी है आधार। हम उसका एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगे। और इसके अलावा वो जो 2 रिसर्च पेपर है ना। हाँ बिल्कुल। उनके साहित्य में नारी विमर्श, किसान जीवन और दलित चेतना को गहराई से परखने वाले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्र हैं, IJAI-DR और MRR जर्नल्स। हम इनकी रिसर्च और डेटा को भी अपनी इस चर्चा का आधार बनाएंगे। क्या बात है। तो चलिए फिर बिना देर किए इन सभी परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ना मुझे उनके निबंध साहित्य का आधार ने बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो निबंध तो अपने आप में एक मास्टरपीस है। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि प्रेमचंद न सिर्फ एक खालिस यथार्थवादी या रियलिस्टिक लेखक थे। मतलब जो समाज में जैसा घट रहा है, उसे वैसा ही पन्नों पर उतार देना। हाँ, बिल्कुल यही सोचती थी मैं। लेकिन इस निबंध को पढ़कर उनका एक पूरा साहित्यिक दर्शन नजर आता है। वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साहित्य का संबंध सिर्फ दिमाग से या तर्कों से नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं से है। और यही बात उनके विजन को इतना बड़ा बनाती है। प्रेमचंद यहाँ बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि बुद्धि, तर्कों और आंकड़ों के लिए आपके पास दर्शन शास्त्र है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। सही बात है, फैक्ट्स के लिए तो वो सब है ही। बिल्कुल। आप वहां जाकर समाज की समस्याएं समझ सकते हैं, लेकिन साहित्य का असली काम आपके भीतर की संवेदनाओं को झकझोरना है। मतलब जब तक वो आपको अंदर से महसूस ना हो। हाँ, उनका मानना था कि जब तक किसी रचना में हमारे भीतर की गहरी भावनाएं और बाहर की दुनिया की कड़वी सच्चाई, इन दोनों के बीच एक गहरा तालमेल नहीं बैठता, तब तक सच्चा साहित्य रचा ही नहीं जा सकता। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक और मुझे लगता है बहुत ही दिलचस्प तुलना की है प्रोपेगेंडा, यानी वैचारिक प्रचार और सच्चे साहित्य के बीच। वो तुलना बहुत ही सटीक है। हमारे स्रोत में लिखा है कि प्रेमचंद प्रोपेगेंडा को एक भयानक आंधी की तरह मानते थे। मतलब एक ऐसी आंधी जो सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकती है। बाप रे। और इसके उलट सच्चा साहित्य क्या है?
वो एक ठंडी शीतल हवा की तरह है जो बेचैन मन को सुकून देती है। वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि अगर कोई लेखक सिर्फ अपने राजनीतिक विचार थोप रहा है या किसी खास एजेंडे के तहत लिख रहा है। और उस लेखनी में कोई सौंदर्य या रस नहीं है ना? बिल्कुल, अगर रस नहीं है तो वो साहित्य के दर्जे से गिरकर महज एक पर्चा बन जाता है, एक पैम्फलेट बस। लेकिन यहाँ प्रेमचंद एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक पेच भी सामने रखते हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा पेच? वो कहते हैं कि अगर किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा में भी इंसानी भावनाओं का रस घोल दिया जाए ना, तो वो उच्च कोटि का साहित्य बन सकता है। ओहो, हाँ। और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी किताब अंकल टॉम्स केबिन का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया था। बिल्कुल, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो वो किताब मूल रूप से दास प्रथा या स्लेवरी के खिलाफ एक वैचारिक प्रोपेगेंडा ही तो थी। सही कहा, उसे एक बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य के साथ लिखा गया था। लेकिन उस किताब में पात्रों की पीड़ा इतनी सजीव थी ना, मतलब इंसानी भावनाओं का इतना गहरा रस था कि वो महज एक राजनीतिक पर्चा न रहकर पूरी दुनिया का अमर साहित्य बन गई। एकदम सही बात है। अगर इसे हम आज के संदर्भ में समझें तो बिना रस या बिना भावना का वैचारिक साहित्य मुझे बिल्कुल एक नीरस टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक जैसा लगता है। टेक्स्ट बुक की तरह? कैसे? मतलब वो आपको सारे आंकड़े दे देगा, सही और गलत के नियम भी बता देगा, लेकिन वो आपके अंदर किसी मजलूम के लिए करुणा या किसी अन्याय के खिलाफ वो जो गुस्सा होता है ना, वो पैदा नहीं कर सकता। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। तो अगर मैं कहूं कि प्रेमचंद असल में 20वीं सदी का एक ऐसा एजुटेनमेंट रच रहे थे जो सीधा लोगों की आत्मा पर वार करता था, तो गलत नहीं होगा। मतलब वो अपनी कहानियों की चाशनी में डुबोकर समाज को उसके सुधार की कड़वी दवा पिला रहे थे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इस दवा के काम करने का तरीका ही यही था कि पाठक को पता ही नहीं चलता था कि उसका नजरिया बदला जा रहा है। वो तो बस कहानी के बहाव में बहरा होता है। बिल्कुल। जब पाठक किसी पात्र के साथ हंसता या रोता है ना, तो उसकी सारी रक्षात्मक दीवारें गिर जाती हैं। एक लेखक का लेखन भले ही कितने ही ऊंचे दर्शन से भरा हो, लेकिन अगर वो हमें सत्य और सुंदर के करीब नहीं ले जाता तो वो साहित्य नहीं है। और उनकी ऐसी जमीनी हकीकत पर रिसर्च जर्नल्स का जो डेटा सामने आया है वो उनकी इस पहुंच को बहुत साफ तरीके से साबित करता है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? हम हमेशा प्रतिशत या आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन अगर इसे आसानी से समझें तो MRR जर्नल के अनुसार प्रेमचंद के पूरे जीवन के काम का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब करीब 65% हिस्सा सीधे तौर पर ग्रामीण परिवेश और किसानों के अथाह संघर्ष पर केंद्रित है। जी। और उस पूरे कृषक समाज के संघर्ष का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक चेहरा है, वो है उनका उपन्यास बोदान और उसका पात्र होरी। होरी, जो शायद हिंदी साहित्य का सबसे अमर पात्र है। हाँ, देखिए, होरी कोई महानायक नहीं है, वो कोई बड़ी सामाजिक क्रांति नहीं करना चाहता। उसका सपना क्या है? महज एक गाय पालना। बस एक छोटी सी इच्छा। अब हमें समझना होगा कि 1930 के दशक के भारतीय कृषक समाज में एक गाय का होना सिर्फ दूध, दही या किसी आर्थिक जरूरत का मामला नहीं था। तो फिर क्या था? ये समाज में सम्मान, हैसियत और एक किसान की गरिमा का प्रतीक था। लेकिन उस छोटे से साधारण से सपने को तत्कालीन व्यवस्था कैसे बेरहमी से कुचल देती है, यही तो पूरी त्रासदी है उस कहानी की। बिल्कुल। वो जमींदारी सिस्टम का क्रूर तंत्र, महाजनों के कर्ज का वो बढ़ता हुआ जाल और ऊपर से वो झूठे सामाजिक रीति रिवाजों का भारी बोझ। हाँ। होरी इन सब के बीच बस पिसता चला जाता है। वो साम भारतीय किसान की वास्तविक दुर्दशा का एक चलता फिरता प्रतीक बन जाता है। और सिर्फ किसान ही नहीं, अगर हम हाशिए पर खड़े समाज की बात करें तो शोध पत्र ये भी बताते हैं कि उनकी लगभग 30% कहानियों में स्पष्ट रूप से दलित चेतना और उनके संघर्ष की आवाज गूंजती है। हाँ, सदगति कहानी का दुखी चमार इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है वो, जहां सवर्णों के लिए बेगार करते करते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और विडंबना देखिए, मरने के बाद भी उच्च वर्ग को उसकी लाश से छूत का डर लगता है। सच में यहाँ प्रेमचंद उस अमानवीय सामाजिक तंत्र को पूरी तरह से नंगा कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम उनकी रचना रंगभूमि देखते हैं ना, तो वहां दलित विमर्श का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आता है। अच्छा, रंगभूमि में क्या अलग है? वहां सूरदास नाम का एक दृष्टिहीन भिखारी है जो दलित समाज से आता है, लेकिन प्रेमचंद ने उसे लाचार नहीं दिखाया है। लाचार नहीं दिखाया है मतलब? उन्होंने उसे नैतिक रूप से उन सभी अमीर और उच्च वर्गीय सवर्ण पात्रों से कहीं ज्यादा ऊंचा खड़ा कर दिया है। वाह, क्या बात है।
यही तो प्रेमचंद की खूबी थी। वो सिर्फ हाँ। कमजोरी नहीं दिखाते थे, वो हाशिए के इंसान को गरिमा और समानता का अधिकार भी दे रहे थे। और ये सब उस दौर में हो रहा था जब समाज के बड़े तबके ने इन समुदायों को पूरी तरह किनारे कर रखा था। अब यहाँ एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो यह है कि इस नंगी हकीकत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ना प्रेमचंद को अपनी भाषा का तंत्र भी बदलना पड़ा। भाषा का तंत्र, ये बहुत अहम बिंदु है। हाँ, शोध बताते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा में करीब 40% तत्सम यानी शुद्ध संस्कृतनिष्ठ शब्दों का इस्तेमाल किया। और साथ ही 35% उर्दू की रवानी और 25% ठेठ देशज यानी गांवों में बोली जाने वाली जो कच्ची जबान होती है ना, उसका एक बहुत ही शानदार मिश्रण तैयार किया। सही कहा, ये कोई महलों या संभ्रांत लोगों की बंद कमरों वाली भाषा नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये वो जबान थी जो खेत खलियानों में बोली जा रही थी। क्योंकि अगर आप सड़क की बात कर रहे हैं ना, तो भाषा भी तो सड़क की ही होनी चाहिए। उनकी भाषा में एक मिट्टी की महक थी जो सीधे पाठक के दिल में उतरती थी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रोक करना एक छोटा सा प्रतिवाद करना चाहूंगी। एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ, बिल्कुल पूछिए। जब प्रेमचंद इतनी जमीनी हकीकत दिखा रहे थे, इतनी ठेठ भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कई आलोचक ये सवाल क्यों उठाते हैं कि उनके पात्र कई बार हद से ज्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं। आदर्शवादी जैसे? मतलब कोई बहुत बुरा इंसान है और अचानक से हृदय परिवर्तन के बाद वो एकदम संत बन जाता है। क्या ये आदर्शवाद असल में उनकी उस कठोर वास्तविकता को कमजोर नहीं कर देता? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और साहित्य जगत में इस पर काफी बहस भी होती है। लेकिन हमें इसे उस दौर के व्यापक मनोविज्ञान से समझना होगा। मतलब? प्रेमचंद का ये जो आदर्शवाद था ना, वो कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये पाठकों को घोर अंधकार में एक उम्मीद देने की उनकी सचेत और सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, एक रणनीति थी। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का भारतीय समाज भारी परतंत्रता, भयानक गरीबी और शोषण से घिरा था। हाँ, वो तो था। अगर प्रेमचंद सिर्फ कठोर यथार्थ के नाम पर चारों तरफ का अंधकार ही दिखाते, तो पाठक तो पूरी तरह टूट जाते ना, निराश हो जाते। सही कह रहे हैं आप। उनका यथार्थवाद ये बताता था कि समाज कैसा है, लेकिन उनका जो आदर्शवाद था वो ये राह दिखाता था कि समाज कैसा होना चाहिए। वाओ, ये नजरिया वाकई बहुत स्पष्टता लाता है। मतलब वो हकीकत का कड़वा घूंट तो पिला रहे थे, लेकिन उम्मीद की रोशनी को बुझने नहीं दे रहे थे। बिल्कुल। अब इसी यथार्थ भावना और आदर्श की थ्योरी को जमीन पर काम करते हुए देखने के लिए चलिए उनकी एक विशिष्ट कहानी के अंदर चलते हैं। मानस सरोवर कथा संग्रह की कहानी आधार है ना? हाँ, आधार। ये प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक और गहरी सामाजिक कहानी है। इस कहानी की शुरुआत ना मथुरा नाम के एक युवक से होती है। हाँ, मथुरा, जो गांव का सबसे गठीला, कसरत करने वाला और ताकतवर नौजवान है। बिल्कुल। परिवार का बेहद लाडला है, उसे सबसे अच्छा दूध घी मिलता है और उसे खेत का कोई काम भी नहीं करना पड़ता। और शायद इसी लाड प्यार की वजह से ना उसके अंदर एक तरह का घमंड और अक्खड़पन आ गया है। हाँ, और कहानी में गर्मियों के दिन है, जोरों की लू चल रही है, तभी गांव में कहीं से एक सांड आ निकलता है जो एकदम आतंक मचा देता है। फिर क्या होता है? गांव वाले परेशान होकर मथुरा के पौरुष को ललकारते हैं, उसे ताने मारते हैं कि तुम्हारे इस भारी भरकम शरीर का क्या फायदा जब तुम गांव की रक्षा ही नहीं कर सकते। अब उस दौर का वो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, या कह लें कि वो ग्रामीण अक्खड़पन देखिए। हाँ बिल्कुल, मथुरा सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपनी लाठी उठाता है और उस चिलचिलाती धूप में उस सांड को मीलों दूर नदी पार खदेड़ाता है। बाप रे। और ये वो दृश्य है जहां इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष एकदम चरम पर है। 2-2.5 घंटे की भयंकर दौड़ के बाद मथुरा सांड को हरा तो देता है, लेकिन इस अत्यधिक थकान में पसीने से तरबतर मथुरा का गला एकदम सूख चुका है। वो अपनी जीत के नशे में इतना अंधा है कि पागलों की तरह उसी नदी का उबलता हुआ गर्म पानी पी लेता है। और यहीं से कहानी का ट्रेजिक यानी बहुत ही दुखद मोड़ आता है। वो गर्म पानी पीने से क्या होता है? वो गर्म पानी पीने के कारण उसके पेट में भयंकर दर्द उठता है और उस सन्नाटे वाली एकांत दोपहरी में, जहां दूर दूर तक मदद के लिए कोई नहीं है, तड़प तड़प कर उस बलवान युवक की जान चली जाती है। क्या बात करें, जो इंसान थोड़ी देर पहले एकदम अपराजय लग रहा था, जिसका अहंकार 7वें आसमान पर था, वो प्रकृति के एक छोटे से नियम के आगे एक पल में खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन मथुरा की इस आकस्मिक मृत्यु के बाद ही ना कहानी का असली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हिस्सा शुरू होता है। हाँ, क्योंकि मथुरा की युवा पत्नी अनुपा अचानक विधवा हो जाती है।
अब उस समय के समाज का तंत्र देखिए। समाज मानता था कि एक औरत का स्वतंत्र वजूद तो कुछ होता ही नहीं है। उसे जीने के लिए किसी पुरुष के सहारे या आधार की जरूरत होती है। बिल्कुल। पंचायत बैठती है और मायके वाले तुरंत तय करते हैं कि अनुपा की दूसरी शादी करा दी जाए। क्योंकि एक युवा विधवा का अकेले जीवन काटना समाज के लिए खतरे की घंटी माना जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में अनुपा भी कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं करती है, वो उस व्यवस्था के आगे सिर झुका लेती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा भावनात्मक मोड़ आता है कहानी में। क्या होता है? उसकी सास अपने 5 साल के सबसे छोटे बेटे वासुदेव को रोते हुए अनुपा की गोद में बिठा देती है और कहती है कि अगर ये आज बड़ा होता तो अनुपा को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओहो। बस उसी पल अनुपा के भीतर एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आ जाता है। वो संकल्प लेती है कि अब यही छोटा बच्चा उसके जीवन का नया आधार है। और फिर पंचायत में तय हो जाता है कि जब वासुदेव बड़ा होगा तो उन दोनों की शादी होगी। हाँ, और यहीं से अनुपा के जीवन की तपस्या शुरू होती है। ये समाज की उस सूझ पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, जो मानता था कि एक औरत बिना पति के नहीं रह सकती। बिल्कुल। अनुपा 14 सालों तक वासुदेव को बिल्कुल एक माँ की तरह पालती है। उसे नहलाती है, खिलाती है, उसके हर सुख दुख का ध्यान रखती है। और गांव वाले जो पहले ताने मार रहे थे कि ये जवान लड़की इस कठिन व्रत पर कितने दिन टिकेगी, वो भी अनुपा का ये समर्पण देखकर हैरान रह जाते हैं। समय गुजरता है और 14 साल बाद वासुदेव बड़ा होकर बिल्कुल अपने भाई मथुरा जैसा बलवान हो जाता है। और अब सगाई की तैयारियां शुरू होती हैं, दरवाजे पर नगाड़े बज रहे हैं, पूरी बिरादरी जमा है। सब मान चुके हैं कि पुरानी व्यवस्था अब पूरी होने वाली है। लेकिन यहाँ कहानी ऐसा मोड़ लेती है ना, जो उस दौर की पितृसत्तात्मक सोच की जड़ों को ही हिला देता है। अनुपा सगाई से साफ इनकार कर देती है। और उसका ये इनकार कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 सालों तक उस बच्चे को पालते पालते अनुपा के मन में जो पत्नी भाव था, उसकी जगह पूरी तरह से मातृभाव ने ले ली थी। वो अपनी सास से बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि अब वासुदेव उसके लिए बेटे के समान है और वो उससे विवाह नहीं कर सकती। अब यहाँ मुझे को बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी ना, वो अनुपा का तरीका है। तरीका? हाँ, वो पंचायत के सामने जाके कोई बड़ा विद्रोही भाषण नहीं देती, वो कोई क्रांति के नारे भी नहीं लगाती। वो बस चुपचाप अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने फैसले पर अडिग रहती है। ऐसा है जैसे उसने इस पूरी थोपी गई व्यवस्था का ही शांति से बहिष्कार कर दिया हो। बिल्कुल। और इसी सटीक व्यवहार को समझने के लिए हमें IJAIDR के उस शोध पत्र को देखना होगा। उस शोध पत्र में क्या कहा गया है इस बारे में? शोधकर्ताओं ने अनुपा के इस व्यवहार को एक बहुत ही अकादमिक शब्द दिया है, मौन प्रतिरोध या साइलेंट रेजिस्टेंस। साइलेंट रेजिस्टेंस, ये बहुत ही पावरफुल शब्द है। हाँ, पितृसत्तात्मक समाज के लिए स्त्री अक्सर बस एक वस्तु या एक संपत्ति थी, जिसे 14 साल सुरक्षित रखकर किसी दूसरे पुरुष को आसानी से सौंपा जा सकता था। लेकिन अनुपा का ये मौन प्रतिरोध इस बात की घोषणा था कि औरत कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। बिल्कुल, वह समाज के बनाए गए इस सुविधाजनक नियम को अपने विवेक से नकार देती है और समाज के सामने एक नई नीतिकता गढ़ती है, जहां एक स्त्री अपने शरीर और मन के फैसले खुद लेती है। और अनुपा का ये मौन प्रतिरोध हमें सीधे प्रेमचंद के समग्र नारी विमर्श यानी उनके फेमिनिज्म के नजरिए से जोड़ता है। हाँ, क्योंकि प्रेमचंद के साहित्य में स्त्रियां सिर्फ बेचारी, रोने धोने वाली या दया की पात्र नहीं थीं। अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, तो शोध बताते हैं कि उनकी लगभग 45% रचनाओं में स्त्री पात्र ही केंद्रीय भूमिका में है। 45%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। प्रेमचंद ने महिलाओं को समाज की महज एक शोभा की वस्तु नहीं, बल्कि एक सक्रिय इकाई के रूप में देखा। सक्रिय इकाई? उस दौर के ज्यादातर लेखक महिलाओं को सिर्फ त्याग की देवी या घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर रहे थे। लेकिन प्रेमचंद ने उनके भीतर की सहनशीलता के साथ साथ उनके सक्रिय प्रतिरोध को भी उतनी ही शिद्दत से उकेरा। हाँ, इसके ना कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बड़े घर की बेटी की आनंदी को ही ले लीजिए। हाँ, आनंदी। वो ससुराल में बहुत कुछ सहती है, लेकिन जब बात उसके आत्मसम्मान पर आती है तो वो चुप नहीं बैठती है, आवाज उठाती है और अंत में अपने ही विवेक से परिवार को टूटने से बचाती है। या फिर गोदान की धनिया को ही देख लीजिए, जो पूरे गांव और पंचायत से लड़ जाती है। बिल्कुल। और सेवा सदन की सुमन, ये सब वो महिलाएं हैं जो अपने स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। और अगर हम ठाकुर का कुआं में गंगी के संघर्ष को देखें ना, तो ये प्रतिरोध और भी गहरा हो जाता है। गंगी की कहानी तो बहुत ही रुला देने वाली है। गंगी एक दलित स्त्री है जिसका पति बीमार है।
और गंदा पानी पीने को मजबूर है। उच्च जाति के कुएं से पानी लेना सख्त मना है और पकड़े जाने पर मौत भी हो सकती है। लेकिन गंगी रात के अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर ठाकुर के कुएं से पानी भरने जाती है। उसका ये कदम सिर्फ एक पत्नी का धर्म नहीं था, बल्कि ये सदियों पुराने जातिगत और लैंगिक दोनों तरह के शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूक साहस था। बाप रे। और इसी तरह स्त्री और पुरुष कहानी की नायिका अपने पति के स्वेच्छाचारिता और मानसिक धोखे के खिलाफ सीधा विद्रोह कर देती है, जो उस समय के समाज के लिए एकदम अकल्पनीय था। हाँ, क्योंकि वो कहानी ये स्थापित करती है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सिर्फ छत साझा करने का नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक निष्ठा का भी होता है। इन सब कहानियों को सुनते हुए ना मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभर रही है। कैसी तस्वीर? अगर मैं कहूँ कि प्रेमचंद की ये महिला पात्र बिल्कुल एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग की तरह? हाँ, मतलब पितृसत्तात्मक समाज के नियम, गरीबी और भारी आर्थिक विषमताएं उन्हें जितना ज्यादा दबाव डालकर नीचे धकेलती है ना, वो अंततः अपने आत्मसम्मान और अपने विवेक के बल पर उतनी ही ताकत से वापस उछलकर ऊपर उठती हैं। वाह, ये स्प्रिंग वाला उदाहरण इस पूरी सामाजिक गतिशीलता को बहुत ही अच्छे से समझाता है। वे हालात का शिकार होकर सिर्फ कोने में बैठकर विलाप नहीं करती, वे व्यवस्था से बाकायदा टकराती हैं। बिल्कुल। और प्रेमचंद का नारीवाद ना कोई किताबी अवधारणा नहीं थी, वो एकदम जमीनी हकीकत से उपजा था। वे मानते थे कि जब तक नारी अपने आत्मसम्मान को लेकर खड़ी नहीं होगी, तब तक ना तो घर सुधरेगा और ना ही इस पूरे समाज की पुनर्रचना हो पाएगी। सही बात है। उनका स्प्रिंग की तरह वापस उछलना सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के ढांचे का एक रीसेट था। तो अगर हम मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर किए गए इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें, तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि उन्होंने केवल वक्त गुजारने के लिए कहानियां नहीं लिखी। नहीं, बिल्कुल नहीं। विचारों की एक खामोश क्रांति का अद्भुत संगम है। एकदम सही। और उनकी रचनाओं ने साहित्य जगत को ये सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि जब आप किसी भारी भरकम सामाजिक संदेश को या समाज की किसी कड़वी से कड़वी सच्चाई को इंसानी भावनाओं के रस में डुबोकर पेश करते ना, तो वो महज एक सूखा प्रोपेगेंडा नहीं रह जाता, वो साहित्य बन जाता है। हाँ, वो कालजयी बन जाता है और आने वाली कई पीढ़ियों तक अपना गहरा प्रभाव छोड़ता रहता है। चाहे वो होरी का कभी न खत्म होने वाला कर्ज का संघर्ष हो, अनुपा का अपने आत्मसम्मान के लिए किया गया मौन प्रतिरोध हो, या गंगी का वो रात के अंधेरे में पानी भरने का साहस हो, ये सब आज भी हमारे भीतर जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए ना एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। हमने शुरुआत में इस बात पर चर्चा की थी कि प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य को रसहीन प्रोपेगेंडा या सूखे वैचारिक प्रचार से हमेशा बचना चाहिए। हाँ, ये उनका मुख्य दर्शन था। आज हम जिस तेज तर्रार डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हर दिन कोई ना कोई नया आक्रोश, कोई आउटरेज या कोई वैचारिक एजेंडा वायरल होता है, और अगर हम ध्यान दें तो ये सब अक्सर एकदम रसहीन, बहुत ही सतही और विशुद्ध प्रोपेगेंडा होता है, जिसमें इंसानी संवेदनाओं की कोई जगह नहीं होती। एकदम सही कहा आपने। तो जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर मुंशी प्रेमचंद आज हमारे बीच होते, तो क्या वे इस आधुनिक डिजिटल माध्यम का उपयोग करके हमारी इन तेज और खोखली सामाजिक बहसों में उस खोई हुई संवेदनशीलता और उस रस को वापस ला पाते? या फिर क्या हमारा आज का ये समाज, जो बस 30 सेकंड की रील्स में उलझा है, उनके जैसे गहरे विचारशील और धैर्यवान साहित्य को पढ़ने और समझने के लिए तैयार है भी? या हम बस उस पल भर के मैजिक शो वाले शोरगुल में ही वापस लौट आए हैं, जहां से प्रेमचंद ने हमें निकाला था? इस विचार को हम यहीं छोड़ते हैं।